जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएससी सीएपीएफ 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। हालांकि लास्ट के वीडियोस में भी हमने इस पेपर के क्वेश्चंस को कवर किया है। हिस्ट्री सेक्शन को मेनली हमने कवर किया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से और भी हैं, 2-4 सवाल, उन्हें हम जो ज्योग्राफी या किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसके बाद पॉलिटी के सेक्शन के बाद साइंस और बाकी सारे इकोनॉमिक्स वगैरह को भी कवर कर लेंगे। तो तरीका वही है, अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है क्या करना है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आए आपके स्क्रीन पे, वीडियो पोस्ट करनी है, पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद अगर वो सवाल प्रीवियस ईयर का होगा तो वो मैं साथ के साथ कवर करूँगा, या फिर अगर वो कोई फ्रीक्वेंट टॉपिक होगा, एनसीईआरटीज़ के अंदर होगा, तो वो चीज़ें भी हम डिटेल में कवर कर लेंगे, जैसा कि हमने हिस्ट्री के सेक्शन के साथ किया है। दोस्तों, ये सवाल आपको याद होगा, सातवाहन डायनेस्टी के विषय में था, हमने इस पर बात की थी और किस तरीके से सातवाहन डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल देखने को मिल रहे हैं, इवन स्टेट पीएससीज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा पॉलिटी का सेक्शन शुरू है। इस क्वेश्चन को देखिए और अटेम्प्ट करिए। इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहली बात तो ये कि नॉट करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने टाइम कई बार ये होता है कि जब आप ऑप्शंस को देखने लगते हैं तो फिर ये ध्यान से नोट उतर जाता है। तो इसे बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, मार्क कर लेना है। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी बात गलत है। पहला कदम तो ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी। ओरिजिनली नहीं होने का मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया, तो प्रियम्बल आपको याद होगा, ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पे ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में नहीं था, ऐसा ये पहला कथन कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को और एब्जोर करना वायलेंस को, यानी वायलेंस का त्याग करना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये एनफोर्सिएबल नहीं है, यानी रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, आपको पता होगा रिट जारी करने की शक्ति है जिन्हें अध्यादेश कहते हैं, आर्टिकल 32 और 226 के तहत। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं और रीट से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इनफैक्ट आए हैं और हमने सेपरेटली वीडियो में कवर भी कर लिया है, 25-30 यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीट्स पर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स नहीं किया जा सकता रीट के द्वारा। चौथा ऑप्शन देखिए, दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, यानी कोई लॉ कितना संवैधानिक है, इस बात की जांच करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा कह रहा है ऑप्शन फोर्थ। तो नॉट करेक्ट है। आइए चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। इनफैक्ट 2 तरीके के लेक्चर्स हमने देखे हैं पॉलिटी के अंदर। पहला तो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया लक्ष्मीकांत को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि इतना पढ़ना इनफ नहीं है, ये सभी कर रहे हैं, इसके साथ आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो ये अकेले ही इस छोटे से टॉपिक से 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर किया है। दोस्तों, अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मूल कर्तव्यों की, तो हमारे संविधान में इनिशियली नहीं था। आपको ये पता होगा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। रिकमेंडेशन दी गई सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, ये भी सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 10 यहाँ पे जो है हमारे इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। बाद में 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है। वो कौन सी है वो आप कमेंट में लिखेंगे। तो इस तरीके से वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है ना इस तरीके से, बिकॉज कहा जा रहा है नॉट ओरिजिनली, तो हमें पता है ये ओरिजिनली नहीं थी बल्कि बाद में जोड़ी गई हैं। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र ही नहीं था। और इसके पीछे का रीज़न भी बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज अगर हम उस टाइम के सिचुएशन को, तो ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि फंडामेंटल राइट्स में ही तो ड्यूटीज़ निहित हैं। तो दूसरा देखते हैं, ये सही है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। और सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को और एब्जॉर्ब करना वायलेंस को, तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हमें पता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। तो ए और बी दोनों हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमसे सही नहीं गलत पूछा गया है। तीसरा हाँ, तो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए और वर्ड पे भी आपको फोकस करना है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब हमने रिसेंटली सीडीएस का पेपर डिस्कस किया था तो वहाँ पे केवल एक वर्ड को चेंज करके, आई थिंक कंपोजिट कल्चर
वाला जो था, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, इसे चेंज करके एक वर्ड बदल दिया गया था और ये पूरा गलत हो गया था, पूरे के पूरे पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया था। तो इस तरीके की चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। दे आर नॉट एनफोर्सिएबल थ्रू रीट्स, तो हमें पता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये एनफोर्सिएबल नहीं है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का अगर वोलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फंडामेंटल राइट के वोलेशन पर रिट जारी करने की शक्ति है। चौथा ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करने के लिए इनका यूज नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत है। बिकॉज अगर कोई लॉ है जिसे और अच्छे तरीके से जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करनी है तो फिर उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यूज़ ऑब्वियसली किया जा सकता है, और प्रीएम्बल के केस में भी ये ट्रू होगा। तो इस तरीके से बिकॉज प्रीएम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की वैलिडिटी चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में भी ये यूज किया जा सकता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमसे गलत पूछा गया था, चूंकि यहाँ पे नॉट कह दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत के अंदर है और एनसीईआरटीज़ में भी है। इसके अलावा हमने डिटेल से लेक्चर कवर किया है, तो उन्हें आप ज़रूर देखिए, बिकॉज केवल इतना जानना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में काफ़ी नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेंगे तब आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि कोई टॉपिक भले ही आसान है बट उसे टफ तरीके से भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है, और इस चीज़ को जब आप एक बार समझ लेंगे तो ऐसे सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर्स व्हेन। तो डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या होता है, विवेक से ली गई शक्तियां, यानी विवेकाधीन शक्तियां जिसका इस्तेमाल गवर्नर अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से कर सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की। पहला स्टेटमेंट ये है, ही और सी इज़ नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्री परिषद है उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ये कन्विंस नहीं हो सकते हैं, ऐसा ये इनकी विवेक की शक्तियां हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिक्वायर करता है इन्हें कि वो अब सर्टेन मैटर्स में अपना डिस्क्रिशन दे सकते हैं। और तीसरा ये है कि ही और सी इज़ अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। तो इस मामले में भी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में। तो कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं, इसे आप अटेम्प्ट करिए। दोस्तों सवाल में आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर की, उनसे संबंधित। तो ये सीडीएस का सवाल है। देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, गवर्नर के बारे में पूछी गई है। हालांकि ये सवाल तो ऑर्डिनेंस का है बट ये रिलेटेड है डिस्क्रिशनरी पावर्स के साथ। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी अगर ऑर्डिनेंस जारी करना है गवर्नर को तो उसके लिए मंत्रिपरिषद जो स्टेट के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट, उसकी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। दूसरा, जो गवर्नर है ये विड्रू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को किसी भी वक्त। तीसरा, ये कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस की पावर है ये एक्सरसाइज तभी की जा सकती है जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। और चौथा, ये कहा जा रहा है कि जो एड और एडवाइस है मिनिस्टर की, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर करने के लिए। तो ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, तो जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है, बोथ इन केस ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन के टाइम पे। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपको पता होगा कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो 6 वीक के अंदर प्रस्तुत करना होता है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नर के हाथों में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 213। दोस्तों चूंकि हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो एड और एडवाइस है मिनिस्टर्स की, इसकी ज़रूरत पड़ती है लेकिन यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड कह दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी अपने विवेक से गवर्नर जो है ये ऑर्डिनेंस को जारी नहीं कर सकते बल्कि यहाँ पर सलाह लेनी पड़ेगी मंत्रिपरिषद की। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे ऑर्डिनेंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं जो हम इसे कवर करेंगे बट पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, सीडीएस का है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ऑर्डिनेंस से ही संबंधित।
पहला ये कहा जा रहा है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो अभी हमने देखा कि गवर्नर की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाएगी। तो फर्स्ट तो गलत है। दूसरा देखिए, गवर्नर हिमसेल्फ इज नॉट कम्पिटेंट टू विड्रॉ एनी ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। तो ये बात देखिए गलत है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि जब जारी करने की बात आएगी ऑर्डिनेंस को, तो उस वक्त सलाह की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। बट जब इसे वापस लेना रहेगा, विड्रॉ करना रहेगा, तो उस टाइम पे कोई सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नर अपने विवेक से इस जो ऑर्डिनेंस है इसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वजह से सेकंड गलत बनता है। हमारा आंसर क्या होगा? नीदर वन नोर टू। ये सवाल सिविल सर्विसेज 2014 का है। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में ही पूछा जा रहा है, करेक्ट आपको बताना है। तो पहला कथन ये है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। यानी राष्ट्रपति शासन जब लगानी होती है तो उस टाइम पे रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रेसिडेंट को, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? दूसरा, मिनिस्टर अपॉइंट करना, क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? तीसरा, रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कुछ जो सर्टेन जो बिल्स होते हैं उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व करके रखना। और चौथा ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का रूल बनाना जिनसे स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को कंडक्ट किया जा सके। सो दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 1 और 3 ओनली। तो मिनिस्टर अपॉइंट करने की जब बात आएगी तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि अगर हम देखें पार्लियामेंट के अंदर तो ये प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, ये आपको पता भी होगा, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और चौथा भी गलत है, बिकॉज अच्छा, गवर्नर अगर हम बात करें तो गवर्नर के केस में भी यही होगा, जब मिनिस्टर अपॉइंट करने की बात आएगी तो उस टाइम पे डेफिनेटली जो चीफ मिनिस्टर है उसकी सलाह ली जाएगी। तो ये दोनों ही केस में बिल्कुल सही है। मिनिस्टर अपॉइंटमेंट की जब बात आएगी तो उस टाइम पे क्या होगा? सलाह की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से ये गलत है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। चौथा भी गलत है, बिकॉज जब हम बात करें बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, तो इसे कंडक्ट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हाथ होगा। ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो डेफिनेटली ये भी गलत है। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? 1 और 3 ओनली। ना अब इस सवाल पे आते हैं। तो देखिए, पहला कहा जा रहा है कि ये कन्विंस नहीं है। यानी इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई सलाह देती है गवर्नर को तो वो चीज़ यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी। अगर वो इस बात से कन्विंस नहीं है तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट 1 कह रहा है। दोस्तों, ये द हिंदू की न्यूज़ है, अक्सर ये चर्चा में बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार यही कहा गया है कि जो गवर्नर है ही और सी इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी यहाँ पे जिस तरीके के प्रेसिडेंट के केस में देखने को मिलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह वाली बात यहाँ पे देखने को मिलेगी, अनलेस ही एक्ट्स एज पर्सोना डिजिग्नेटा यानी नॉमिनी अंडर अ पर्टिकुलर स्टेट्यूट या एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन अंडर द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बस इतनी सी है कि गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी एड और एडवाइस जो दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ये बाइंडिंग होगी गवर्नर पर। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन बस आपको ये समझना है कि अगर वो नॉमिनी है, यानी किसी पर्टिकुलर एक्ट या किसी पर्टिकुलर लॉ के तहत जो कि अपने ऑन डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, तो उस टाइम पे ये बाइंडिंग नहीं होगी। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड भी होना चाहिए। तो ब्रॉडर व्यू में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के केस में ये बाइंडिंग तो है, बट गवर्नर के केस में ये बाइंडिंग नहीं है, और ऑफिशियल आंसर में भी इसे बिल्कुल सही माना गया है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, यानी अगर वो नहीं कन्विंस्ड है तो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत आपको क्लैरिटी है तभी फिर इस क्वेश्चन को किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड और थर्ड तो बहुत आसान है, ये तो हमें पता है कि हाँ डिस्क्रिशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखने को मिलता है, बिकॉज आर्टिकल 213 जो है ये बात करता है गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। बट कई सारे आर्टिकल्स जैसे 155, 161 ये डिस्क्रिशनरी पावर से डील करते हैं। तीसरा भी बिल्कुल सही है, ही और सी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। तो इस केस में भी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। समाजवाद के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, अगेन नॉट आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ये है कि जो सोशलिस्ट हैं ये एनालाइज करते हैं सोसाइटी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी किसकी इनकम किस तरीके की, उस आधार पर यहाँ पे एनालाइज किया जाता है सोशलिस्ट के द्वारा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो सोशलिज्म है ये एम्फेसिस करता है सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी पर।
सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी को यानी समुदाय को केंद्र पर रख करके चीज़ें सोची जाएंगी सोशलिज्म के अंदर। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो सोशलिस्ट हैं ये मान करके चलते हैं कि जो क्लास डिवीजन है सोसाइटी में ये एक फैक्ट है, इसलिए इन्हें सुधारा नहीं जा सकता, यानी क्लास डिवीजन तो हो करके रहेगा, ऐसा सोशलिस्ट का मानना होता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि ये बिलीव करते हैं मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड, यानी जिसको जितनी ज़रूरत है उस आधार पर मटेरियल बेनिफिट दिया जाए। दोस्तों भले ही आपका पॉलिटिकल साइंस में बैकग्राउंड हो या ना हो, बट ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच क्या फ़र्क है, एटलीस्ट मेजर डिफरेंसेस तो पता होना ही चाहिए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। हालांकि मार्क्सिज्म और बाकी सारी चीज़ें भी ब्रीफ ओवरव्यू तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, बट उसे हम कभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच आपको फोकस करना है, कम्युनिज्म अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें तो कैपिटलिज्म जो है, नाम से ही समझिए, कैपिटल यानी पूंजी, पैसे, इनकी बात करता है और यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है, यानी एक पर्सन या एक फैमिली प्रॉपर्टी का पर मालिकाना हक होता है। लेकिन जो सोशलिज्म और इनमें यही फ़र्क है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे होती है डेफिनेटली, बट गवर्नमेंट ओनरशिप देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो कैपिटलिज्म है इनमें फ्रीडम ऑफ कंपटीशन होता है बिकॉज प्राइवेट ओनरशिप है, बट सोशलिज्म के अंदर लिमिटेड कंपटीशन देखने को मिलता है। ना ऑप्शंस देखिए तो ये तो बिल्कुल सही है, सोशलिस्ट जो है ये एनालाइज करते हैं सोसाइटी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में, बट यहाँ पे जो दूसरा कथन है सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी की जो बात है ये गलत है, बिकॉज ये कम्युनिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है। मैं कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। कम्युनिज्म बिल्कुल अलग है इससे। कम्युनिज्म के अंदर देखेंगे तो ये कंप्लीट इक्विलिटी की बात करेगा, मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इस कारण से यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे नीड की बात की जाती है कि जिसे जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से सेकंड गलत है, बिकॉज ये सोशलिज्म नहीं बल्कि कम्युनिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तीसरा देखिए, सोशलिस्ट बिलीव करते हैं कि जो क्लास डिवीजन है सोसाइटी में ये एक फैक्ट है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सोशलिस्ट की मेन टेंडेंसी अगर आप देखें तो यही है कि क्लास डिवीजन एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में और इररेमेडिएबल होती है। और चौथा अगर देखें, मटेरियल बेनिफिट वाली जो बात कही जा रही है कि जो मटेरियल बेनिफिट होता है ये नीड के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये बात भी सोशलिज्म के आधार पर सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच वाले क्वेश्चन है। तो मैच वाले सवाल जनरली थोड़े इजी होते हैं, बिकॉज अगर आप दो यहाँ पे मैच कर लें तो फिर आंसर निकल करके आ जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट दिया गया और इसके एम बताया गया है। तो सबसे आसान, पहले इलिटिस्ट को मैच कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इलिटिस्ट क्लास इलीट क्लास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो पावर है ये केवल कुछ लोगों के हाथों में होंगी। आगे अगर आप डेवलपमेंटल की बात करें तो हमें पता है कि डेवलपमेंट यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ के डेवलपमेंट को हाईएस्ट और हारमोनियस तरीके से डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो मैच कर लिया, बाकी भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दो भी आप केवल मैच करेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा, बिकॉज देखिए डी को हमने 1 के साथ मैच किया था तो सी और डी तो चले गए। अब इनमें बचा है सी और डी में, तो सी को हमने 2 के साथ मैच किया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटी ग्रुप्स की इंश्योर करना कि गवर्नमेंट जो है ये रेस्पॉन्सिव है, ये प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। और पीपल्स डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेसी कुछ नहीं है बल्कि सोशलिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। सोशल इक्विलिटी देखने को मिलेगी, कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ की बात की जाएगी। सो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में सेंसर मोशन पर देखिए क्वेश्चन है, मनी बिल पर अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद सोशल जस्टिस के आइडिया के लिए, तो ये सवाल बिल्कुल सिविल सर्विसेज में भी इसी तरीके के पैटर्न के सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली पंचायत के बिना तो पॉलिटी के क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सेंसर मोशन के साथ और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें तो ये भी हम कवर कर लेंगे। रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया दोबारा सेंसर मोशन के ऊपर। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये हमारे इनिशिएटिव अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।